हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती या फिर बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। यानी कि ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों की दिशा, दूरी या फिर गंध क्या मापने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। ओडोमीटर के द्वारा गाड़ियों में दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है ओडोमीटर। वहीं पे बात करें स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर की जो यूज है वो गति मापने के लिए, स्पीड मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर सकती है। ऑप्शन दिया है, गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा, 5 किलोग्राम वाली तेजी से चल रही है। तीसरा, दोनों गेंदें समान गति से चल रही हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 किलोग्राम वाली गेंदें गति से चलेंगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व क्या है। 1000 किलो प्रति घन मीटर, 100 किलो प्रति घन मीटर, 1 किलो प्रति घन मीटर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। पानी का घनत्व, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 किलो प्रति घन मीटर। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 केजी पर मीटर स्क्वायर। मीटर क्यूब, घन दिया है तो क्यूब हो जाएगा। ये पानी का घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकती है। 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल तरल एवं ठोस अर्थात बर्फ की अवस्था में भी विद्यमान हो सकती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पानी का हिमांक बिंदु होता है जिस पर पानी बर्फ में बदलता है, और 100 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो पानी का क्वथनांक बिंदु होता है जिस पर पानी जो है वो भाप में बदलता है। अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। न्यूटन के नियम का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन की गति का पहला नियम। कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि वह समान गति से किसी सीधी रेखा पर चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखती हैं। इसलिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम इसको परिभाषित करता है, बल को परिभाषित करता है, और न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है। ऑप्शन है, एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। एक ग्रह और सूर्य जोड़ने वाली एक रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटनरी बॉडी के लिए केपलर के नियमों में से सही है कि वह कक्षीय बॉडी यानी कि ऑर्बिटल जो होता है वो अवधि जो होती है उसकी वह ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। केपलर ने ग्रह की गति संबंधित नियम प्रतिपादित किए थे। सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर फोकस होता है, यानी कि नाभिक यानी फोकस पर होता है जो सूर्य होता है। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा जो नियम था वो यह था, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रह के बारे में, ग्रहों की गति के संबंध में नियम किसने दिया था, तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। पंखे से हवा बहने पर हमारे शरीर की अधिक गर्मी निकलती है। पंखे से ठंडी हवा प्राप्त होती है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंखे की हवा से पसीना जो है वो तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर हमें राहत की अनुभूति होती है। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे
700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 0.2 सेकेंड। एक ध्वनि तरंग की जो की आवृत्ति है वो आवृत्ति कितनी है 3.5 है और इसका तरंगदैर्घ्य 0.1 है। अब पूछा है कि 700 मीटर की दूरी तय करने में इससे समय कितना लगेगा, तो वो इसको जो समय लगने वाला है वो है 2.0 सेकेंड इसको लगने वाला है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। अंतरिक्ष का रंग रात में काला दिखने का कारण वहाँ पर वायुमंडल का ना होना तथा प्रकाश का प्रकीर्णन ना होना ये होता है, ठीक है, जिसके कारण अंतरिक्ष का जो रंग है वो ब्लैक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? ओम का नियम, फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और इससे जो संबंधित है वो जूल का नियम है। कौन सा है? जूल का नियम, जो आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रिस्टीयकरण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग इसके पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और साइंस वाले प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को भी जरूर देखिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी निष्क्रियकरण। वह परिवर्तन जिसमें एक अवस्था से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? चौक, हीरा, जिप्सम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कार्बन का एलोट्रॉप्स पूछा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है जिसका प्राकृतिक जो स्रोत है वो किम्बरलाइट पत्थर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर के में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम 208, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 229, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय रिएक्टर के विखंडन के लिए यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत में नाभिकीय रिएक्टरों की संख्या 23 है जिसकी कुल क्षमता 7480 मेगावाट है और टोटल नाभिकीय रिएक्टर कितने हैं? 23 हैं और इसमें जो यूज किया जाता है वो यूरेनियम 235 का किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? सबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, हाइड्रोलिसिस और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रियोसिस या फिर अनऑक्सली अम्ल, ठीक है। ऑक्सली अम्ल वे अम्ल होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित करते हैं, उन्हें ऑक्सली अम्ल कहते हैं। अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ है, एक ऑक्सी अम्ल, एक हाइड्रोक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं और हाइड्रोक्सी अम्ल में वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो अनुपस्थित होता है, उसे हाइड्रो अम्ल या फिर हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं या फिर अनॉक्सी अम्ल भी कहा जाता है। जैसे HCl, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलता है, यह हाइड्रोक्सी अम्ल है। लेकिन ऑक्सी अम्ल में जो होता है वो जैसे H2SO4, हाइड्रोजन के साथ साथ आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन देखने को मिले ऑक्सी अम्ल, ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं देखने को मिले वो हाइड्रो अम्ल या फिर हाइड्रोक्सी अम्ल या फिर अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया हुआ है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। मेंडलीव के आवर्त के नियमानुसार तत्वों को गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, न कि परमाणु क्रमांकों के। यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, ये दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? NO, N2O, NO2, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा है किसको लॉफिंग गैस कहा जाता है। NO को नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लॉफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर लॉफिंग गैस। NO2 इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? SCPB, सल्फर, कार्बन, प्लेटिनम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। कार्बन प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इसके अपरूप यानी कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो कठोरतम होते हैं, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फुलरीन, ये कार्बन के अपरूप हैं और इसमें से जो सबसे ज़्यादा कठोर है वो हीरा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, जिसे Na2CO3 लिखा जाता है, ये इसका रासायनिक सूत्र है और यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका यूज जो है वो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे धावन सोडा या धोने के सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड दोनों, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड नामक रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल, फिलिपिन्स पारसेसल, लुई पाश्चर। इसका जो है इसको IM पे मार्क करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पाश्चर द्वारा किया गया था। और बात करें अगर कि फिलिपिन्स पारसेसल, इन्होंने किसकी खोज की थी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि इनके द्वारा किस चीज़ की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, पित्त रस के कार्य, नीचे दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित है। यानी कि बाइल जूस के बारे में पूछा है, या अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, या अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को दक्षता को बढ़ाता है, या बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं पित्त के बारे में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? बलगम, जठर ग्रंथि, एंजाइम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है कि अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बलगम, जिसे म्यूकस कहा जाता है। म्यूकस पेट, ये हमारा अगर स्टोमक है तो इसकी आंतरिक दीवारों से सटा हुआ होता है और यह HCl से पेट को बचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? तिल्ली, दिमाग, जिगर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिगर। मानव शरीर का एकमात्र अंग जिसे जिगर या फिर लीवर कहते हैं, लीवर, यह पुनः विकसित और सृजित किया जाता है। जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 से 2.0 किलोग्राम होता है। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यह यही लीवर ग्रंथि जो इसे यकृत भी कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। लीवर से पित्त स्रावित होता है, जो पित्त होता है वो लीवर से ही स्रावित होता है और पित्ताशय में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? यानी यूनिवर्सल डोनर पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ।
ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर और एवी रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, यानी कि ये सभी को ग्रहण कर लेते हैं और ये सभी को दे सकते हैं। रुधिर वर्ग की खोज लॉर्ड लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था और रुधिर प्रसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रुधिर की खोज यानी रुधिर वर्ग जो है ए, बी और ओ, ये 3 रुधिर वर्ग समूह की खोज लॉर्ड कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था और रुधिर प्रसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बीपीएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी को पता है बीपीएससी हमेशा कोई भी नए क्वेश्चन नहीं बनाती है, वो थोड़े क्वेश्चन इस एग्जाम से थोड़े क्वेश्चन उस एग्जाम से खींच कर ले आती है। इसलिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा जितने भी पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम आयोजित किए गए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमारे इसी चैनल पे सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्सल दाता कौन सा है। आप इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल दाता होता है। अभी हम लोगों ने आगे देखा था। अगला क्वेश्चन, यौन आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। सिगरेट पीने के कारण, पेशीय विकास के कारण, स्वरतंत्र यानी लैरिंक्स के विकास के कारण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसमें जो वो आवाज़ से संबंधित है वो हमारा स्वरतंत्र है, इसे ही इंग्लिश में लैरिंक्स कहा जाता है। इसी के विकास के कारण यौन अवस्था के दौरान जो आवाज़ है वो बदल जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,